वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी से ही शुरुआत करेंगे, जहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूएस मार्केट्स के बारे में। यूएस मार्केट्स कल शुरुआत में एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुए, लेकिन धीरे धीरे मार्केट्स एक फ्लैट नोट की और जाने लगे। एंड द रीजन इज कि अभी भी इन्वेस्टर्स क्लैरिटी चाहते हैं कि यूएस की जो डेट सीलिंग लिफ्ट होने की टॉक्स चल रही है, उस पर क्या डेवलपमेंट होती है। ये बातें काफी टाइम से हो रही है, सो यहाँ पर कोई नई डेवलपमेंट यहाँ पर अब तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन डेडलाइन जो है, जो यूएस कांग्रेस है उनके पास लगभग 1 जून की डेडलाइन है, जब तक वो अफोर्ड कर सकते हैं टू यूज द करंट डेट सीलिंग। तो तब तक ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि कोई ना कोई डेवलपमेंट यहाँ पर होगी। यूएस इकोनॉमी के डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ही कम है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अगर यूएस इकोनॉमी डिफॉल्ट करता है तो ये वर्ल्ड डेट मार्केट्स के लिए अच्छा सिग्नल नहीं होगा, एंड वो सारी चीजें जो है वो बाकी मार्केट्स में भी जाएंगी। एंड कंसिडरिंग जो भी पास्ट में हुआ है रिगार्डिंग लिफ्टिंग ऑफ द डेट सीलिंग, तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये डेट सीलिंग जो है वो लिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी सारी बातें जो है वो डेवलपमेंट स्टेज पर ही है। यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो एक्सपेक्टेड है कि संडे तक, आने वाले संडे तक ही विल बी बैक टू यूएस। करंटली वो एक एशिया ट्रिप पर है। G7 की मीटिंग, G7 कंट्रीज जो है उनकी मीटिंग चल रही है, वहां पर भी काफी निगोसिएशंस जो है वो डेट सीलिंग के अभी जारी है। एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में या फिर अगले कुछ हफ्तों में हमें इसका जो डेवलपमेंट है वो पता चल जाएगा। इन्फ्लेशन की वजह से यूएस हाउस होल्ड्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा यूएस के फेड रिजर्व की ही सर्वे का एक इन्वेस्टिगेशन था, एक सर्वे था, जहां से उन्हें ये पता चला है। ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनकी सेविंग्स की वजह से, उनकी सेविंग्स कम होने की वजह से दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक द एंड्स मीट, यानी उन्हें अपना जो बजट है उसमें काफी सारे कंस्ट्रेंट्स, खुद के हाउस होल्ड बजट में जो कंस्ट्रेंट्स है वो बहुत बढ़ते हुए नजर आए। एंड मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स का ये कहना है कि उन्होंने उनके जो परचेजेस है वो डिले कर दिए हैं या फिर चीपर अल्टरनेटिव्स को शिफ्ट कर दिया है, ऐसा इस सर्वे का कहना है। ये जो फेड का सर्वे है उसके हिसाब से ऐसे हाउस होल्ड्स विच आर डूइंग ओके फाइनेंशियली, यानी एक उनका टर्म है यहाँ पर कि वो दे आर जस्ट अबाउट डूइंग ओके फाइनेंशियली, ऐसा जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा टम्बल होता हुआ नजर आया है, यानी कम होता हुआ नजर आया है। एंड ऐसे हाउस होल्ड जो है वो 73% हो गए हैं, विच इज अ 5 परसेंटेज पॉइंट डिप कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का जो फिगर था वो 78%, वन ऑफ द हाईएस्ट था जब से यूएस फेड रिजर्व ये सर्वे कर रहा है तब से। लेकिन ये काफी शार्प ड्रॉप यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर हम बात करें कि ऐसे कितने एडल्ट्स हैं जिनके बजट्स जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, तो ऐसे अराउंड 54% एडल्ट्स ने कहा है कि उनके बजट जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। एंड लगभग 1/3 हाउस होल्ड्स ने बताया है कि इन्फ्लेशन उनका मेन फाइनेंशियल चैलेंज रहा है, विच इज 4 times मोर देन द नंबर इन 2016। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएस में जो इन्फ्लेशन जनरली होता है उस लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ गया था लास्ट ईयर। एंड यही पिंच यूएस हाउस होल्ड को बहुत ज्यादा फील होने लगा। यही हम पता लगा सकते हैं कि दोनों इकोनॉमीज अगर हम कंपेयर करें इंडिया और यूएस को, तो यूएस का जो टारगेट इन्फ्लेशन है वो लगभग 2% के आसपास होता है, जो फेडरल रिजर्व करंटली भी चाहता है। बट उस कंपैरिजन में लास्ट ईयर इन्फ्लेशन रेट्स ऑलमोस्ट 8-9, लगभग 10% के आसपास पहुंच गए थे। सो ये एक बहुत बड़ा पिंच जो यूएस कंज्यूमर है, यूएस हाउस होल्ड है, उनको फील होता हुआ नजर आया है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडियाज नेबर। बांग्लादेश जो है वो स्ट्रगल कर रहा है टू पे फॉर इम्पोर्ट बिल्स ऑफ फ्यूल। बांग्लादेश एक की इंपोर्टर है फ्यूल्स के लिए, एंड वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी है इंपोर्ट के लिए। एंड करंटली जो उनके रिजर्व्स है वो बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहे हैं, जिससे बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो वो करंटली एक प्रिकेरियस सिचुएशन में है। यहाँ पर उनको डॉलर से पे करना होता है टू फॉर देयर इंपोर्ट बिल्स। सो वहां पर जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। कंपनी जो है एनर्जी इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा हेवीली रिलायंट है। एंड बांग्लादेश की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गारमेंट इंडस्ट्री है वहां पर। तो उनके लिए फंक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फ्यूल कम होने की वजह से पावर कट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उस पर करंटली बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम बांग्लादेश की डॉलर रिजर्व्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 1/3 हो गए हैं कंपेयर टू द लेवल्स जो रशिया यूक्रेन का वॉर था उसके पहले जो थे, उस लेवल से ऑलमोस्ट 1/3 लेवल पर आ गए हैं। एंड करंटली वो एक 7 ईयर लो फिगर पर पहुंच गए हैं एट अराउंड $30 बिलियन।
बांग्लादेश की जो स्टेट ओन्ड कंपनी है दैट इंपोर्ट्स समवेयर अराउंड 5 लाख टन्स ऑफ रिफाइंड ऑयल एंड 1 लाख टन्स ऑफ क्रूड ऑयल एवरी मंथ। एंड अगर हम बांग्लादेश की ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो लगभग $416 बिलियन की इकोनॉमी है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बिकॉज बेस भी लो है एंड पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, यंग पॉपुलेशन है बांग्लादेश की इकोनॉमी का भी। पर राइजिंग एनर्जी प्राइसेस एंड राइजिंग फूड प्राइसेस की वजह से जो इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है उसके प्रॉब्लम्स उनकी इकोनॉमी पर अब दिखाई दे रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कंट्री का वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो हमने ऑलरेडी देखा है कि इंडिया की जो नेबर्स है वो करंटली थोड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में है। श्रीलंका की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद पाकिस्तान में भी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी बुरी होती हुई नजर आई थी लास्ट ईयर, एंड नाउ बांग्लादेश इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू पे देयर इंपोर्ट बिल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया स्पेसिफिक न्यूज की, जहां पर सबसे पहली न्यूज है अबाउट आरबीआई। आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, उन्होंने कल बैंक्स को कहा है कि दे नीड टू स्ट्रेंथन देयर गवर्नेंस एंड एश्योरेंस फंक्शंस। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ज्यादा अभी लाइट पड़ता हुआ नजर आ रहा है जब से यूएस के कुछ रीजनल बैंक्स में इश्यूज आने लगे हैं। तो कल दास जी ने सारे बैंक्स को एड्रेस करते हुए ये कहा है कि रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड इंटरनल ऑडिट, ये सारे फंक्शंस जो है उस पर ज्यादा ध्यान दे एंड जो भी रिस्क है वो जल्दी से जल्दी मिटिगेट करे एट एन अर्ली स्टेज, ताकि कोई बैंकिंग क्राइसिस जो है वो इंडिया की इकोनॉमी में ना हो। क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस जब होता है तो उसका एक डोमिनो इफेक्ट आता है जो इकोनॉमी के बहुत सारी चीजों को अफेक्ट कर जाता है। इसलिए बैंक्स का रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो उसका ध्यान उसका उसका हमेशा कंट्रोल में होना बहुत ही जरूरी चीज है। उन्होंने ये भी कहा है कि मिस सेलिंग जो है बैंकिंग में जो होता है उस पर भी ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है जिस पर पास्ट में भी आरबीआई ने काफी सारे स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लगाए हैं। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंक के ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा भी उनका कहना है, एंड इसीलिए ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करना बहुत जरूरी है, ऐसा उनका कहना है। आरबीआई के ही एक स्टेट ऑफ इकोनॉमी आर्टिकल के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्लोली बट श्योरली रिकवरी के मोड पर जा रही है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। लेकिन कोई कॉम्प्लेसेंसी की रूम करंटली नहीं है, यानी हम अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ द ट्रबल्ड वाटर्स, ऐसा कह सकते हैं। अभी भी जो चीजें हैं वो अभी भी थोड़ी सी नाजुक स्थिति में है एंड आगे चल के हमें कंप्लेसेंट नहीं रहना है एंड the country has to focus on more and more growth right now, ऐसा आरबीआई के रिपोर्ट का कहना है। इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है ग्लोबली एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इंडिया का जो ग्रोथ रहेगा इन रियल टर्म्स, इन नॉमिनल टर्म्स, वो काफी अच्छा रहेगा फॉर FY24। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 की बात करें तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है आरबीआई का कि 7.8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगा एंड which works out to 13.7% of growth compared to the pre-pandemic level. So pandemic के पहले की जो लेवल थी तो उसके मुताबिक अराउंड 14% से ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है आरबीआई को। एंड आरबीआई का फुल ईयर यानी FY24 के लिए जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो समवेयर अराउंड 6.5% है। फर्स्ट क्वार्टर में जो चीजें ग्रोथ ड्राइव कर सकती है वो आरबीआई के मुताबिक है प्राइवेट कंजम्पशन विच विल बी सपोर्टेड बाय रूरल डिमांड जो है उसके रिवाइवल एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ बेटर खरीफ एंड रबी सीजन्स। सो ये क्रॉप के सीजन्स होते हैं तो वहां पर एक्सपेक्टेशन है कि वो सीजन्स अच्छे होने के बाद हो सकता है कि रूरल डिमांड जो है इंडिया में वो थोड़ी सी बढ़ जाए। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी एक्सपेक्टेड है कि इंप्रूव होगी इन FY24 मेनली बिकॉज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करना चाहता है एंड पब्लिक स्पेंडिंग एंड मॉडरेशन इन कमोडिटी प्राइसेस। पिछले साल हमने देखा कि कमोडिटी प्राइसेस एक बहुत ही अपस्विंग में थे, अभी थोड़े से मॉडरेशन होता हुआ नजर आ रहा है जिससे थोड़ा सा बेनिफिट इंडिया की इकोनॉमी को यहाँ पर पड़ सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कंपनी वाइज अपडेट्स की, जहां पर सबसे पहली अपडेट है अबाउट दी अदानी ग्रुप, जिनके सारे स्टॉक्स की रैली कल कंटिन्यू होती हुई नजर आई। अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक्स कल ऑलमोस्ट 19% से ऊपर रहा। सारे 10 लिस्टेड अदानी ग्रुप के कंपनीज कल ऑलमोस्ट सारे ही अपर सर्किट में रहे, 5% से सारे ऊपर थे। एंड मेनली उसका रीजन यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड पैनल को कोई एविडेंस नहीं मिला है ऑफ स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन इन दी अदानी ग्रुप कंपनीज। एक सेबी का भी एक सेपरेट प्रोब था which was concerning violation of money flows from offshore entities,
तो वहां पर भी कोई मेजर प्रूफ यहाँ पर सेबी को नहीं नजर आया है। तो इन दोनों चीजों की वजह से ये न्यूज बेसिकली लास्ट वीक में ही आई थी, लेकिन उनकी जो रैली है इन द अदानी ग्रुप स्टॉक्स वो अभी भी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। जब से अदानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पब्लिश किया था, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट की एक एक्सपर्ट कमेटी जो थी वो अपॉइंट कर दी गई थी टू चेक इनटू रेगुलेटरी लैप्सेस जो भी इस अदानी ग्रुप में आए हैं। एंड अब तक ऐसा कोई मेजर एलिगेशन यहाँ पर जस्टिफाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो 6 मेंबर पैनल है, उन्होंने यहाँ पर हालांकि ये कहा है कि कुछ एविडेंस उन्हें मिला है ऑफ बिल्डअप ऑफ शॉर्ट पोजिशंस इन द अदानी ग्रुप स्टॉक्स बिफोर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड। सो ये एक यहाँ पर एविडेंस यहाँ पर नजर आया है, लेकिन जो सारे एलिगेशंस थे जो हिंडनबर्ग ने यहाँ पर दिए थे, तो उस पर अब तक कोई मेजर फाइंडिंग यहाँ पर इस पैनल को नजर नहीं आई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर के कुछ की नंबर्स की। अगर हम मार्च के नंबर्स की बात करें तो रिलायंस जियो ने ऐड किए हैं लगभग 30.5 लाख मोबाइल यूजर्स, न्यू यूजर्स इन द मंथ ऑफ मार्च, जबकि वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूज टू लूज एंड इट हैज लॉस्ट 12 लाख यूजर्स इन द मंथ ऑफ मार्च। सो ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है कि एयरटेल एंड जियो आर गेनिंग यूजर्स एट द एक्सपेंस ऑफ वोडाफोन आइडिया। अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल में अराउंड 10.37 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर्स जो है वो ऐड हुए हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड इससे भारतीय एयरटेल का टोटल सब्सक्राइबर बेस हो गया है 37.09 करोड़। रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो उनका टोटल सब्सक्राइबर काउंट हो गया है 43 करोड़। सो अभी भी जो डुओपोली सिचुएशन है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिलायंस इज एट 43 करोड़ यूजर्स वाइल भारती एयरटेल इज एट 37 करोड़ यूजर्स। वोडाफोन आइडिया के यूजर बेस की बात करें तो वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है एंड एट द एंड ऑफ मार्च इट वाज एट 23.67 करोड़। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट गो एयरलाइंस। गो एयरलाइंस को एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मोरेटोरियम पीरियड दे दिया था ऑन 10th मई। तो उसी मोरेटोरियम पीरियड को एनसीएलटी यानी एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है कंपनी लॉ का, उसने अपहोल्ड कर दिया, यानी उन्होंने ये वर्डिक्ट गो एयरलाइंस के फेवर में दे दिया है। लगभग 2 हफ्ते पहले यहाँ पर जो एनसीएलटी थी उन्होंने ये कहा था कि मोरेटोरियम पीरियड जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा गो एयरलाइंस को, एंड जो भी लेसीज है यानी जिन्होंने अपने एयरक्राफ्ट लीज पर दिए थे गो एयरलाइंस को, वो अपने एयरक्राफ्ट वापस नहीं ले सकते, ऐसा एनसीएलटी के ऑर्डर का कहना था। लेकिन कुछ लेंडर्स ने नेशनल कंपनी एपेलेट ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर दिया था, जो एक हायर कोर्ट होता है, अगेंस्ट चैलेंजिंग दिस ऑर्डर बाय द एनसीएलटी। लेकिन यहाँ पर एनसीएलटी ने भी जो रूलिंग है वो एनसीएलटी ने जो दिया था उसी टर्म्स में दे दिया है, एंड इट हैज फेवर्ड द गो एयरलाइंस। गो फर्स्ट का ये कहना है कि अगर एयरलाइन के पास उनके एयरक्राफ्ट ही नहीं बचे देन दे विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू वर्किंग एज ए गोइंग कंसर्न, यानी कंपनी अपने नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं फंक्शन कर सकता। इसलिए उन्होंने अपनी ये दलील रखी थी कि उनको मोरेटोरियम पीरियड ग्रांट किया जाए। ऐसा मानना है कि गो फर्स्ट जो है वो कंसिडर कर रहा है टू रिज्यूम देयर डोमेस्टिक फ्लाइट्स विद अ स्मॉल फ्लीट ऑफ समवेयर अराउंड 10 एयरक्राफ्ट, एंड वो एक हाई वॉल्यूम रूट्स पर ही चालू रखेंगे। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि मे बी एट द एंड ऑफ द मे और द स्टार्टिंग वीक्स ऑफ जून में कुछ रूट्स पर गो एयरलाइंस की जो एयरक्राफ्ट है वो अपने ऑपरेशन रिज्यूम कर देंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ की रिजल्ट्स की। बीपीसीएल का Q4 का रिजल्ट आ गया है, जहां पर उनका नेट प्रॉफिट जो है वो 159% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो गया है, एंड द प्रॉफिट फिगर फॉर Q4 इज रुपीज 6,478 करोड़। कंपनी ने अराउंड 4 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो वो 1.33 लाख करोड़ हो गया है इन Q4, विच इज एन 8% इंक्रीज कंपेयर टू Q4 ऑफ FY22। मेनली प्रॉफिट इतना क्यों बढ़ा? द रीजन इज कि क्रूड प्राइसेस जो है वो अभी काफी नॉर्मलाइज होते हुए दिखे इन दिस क्वार्टर, लगभग $70 पर बैरल तक पहुंच गए थे इन दिस Q4 ऑफ FY23। तो इसी वजह से Q on Q एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों के बेसिस पर नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो काफी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। द नेक्स्ट रिजल्ट अपडेट इज अबाउट पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार का Q4 रिजल्ट में उनका जो नेट लॉस है वो अभी नैरो हो गया है टू जस्ट 9 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू जो है कंपनी का वो 61% से इंक्रीज हो गया है। इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनको एक बहुत बड़ा वन टाइम एक अच्छा फैक्टर यहाँ पर मिल गया इन Q4, जब जो रूलिंग आया था बाय द इनकम टैक्स एक्ट, तो उसके हिसाब से सारे इंश्योरेंस कंपनीज में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन Q4। अगर हम बात करें पीवी फिनटेक के नंबर्स की, तो उनका जो कंसोलिडेटेड एडजस्टेड इबिटडा है वो पॉजिटिव रहा ऑफ रुपीज 28 करोड़ फॉर Q4, विच इज अ 3% इबिटडा मार्जिन। सो कंपेयर टू Q4 ऑफ FY22,
दिस इज अ वेरी मेजर इंप्रूवमेंट, क्योंकि उस क्वार्टर में कंपनी का EBITDA लॉस था ऑफ 80 करोड़। सो कंपनी का हमेशा से ये कहना था कि वो जल्द से जल्द EBITDA पॉजिटिव होना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मेनली पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार, दोनों EBITDA पॉजिटिव रह चुके थे इन द पास्ट, एडजस्टेड EBITDA पॉजिटिव रह चुके थे। लेकिन यहाँ पर पैसा बाजार भी इंडिविजुअली EBITDA पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है फॉर दिस सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर। कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें एडजस्टेड EBITDA जो है वो इंक्रीज हो गया है बाय 54 करोड़। सो प्रॉफिटेबिलिटी की और यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है पीबी फिनटेक। अगर हम प्रीमियम पर इंक्वायरी की बात करें, जितने इंक्वायरीज आते हैं उसके हिसाब से हर एक इंक्वायरी पर कंपनी इज रीचिंग समवेयर अराउंड ₹1700 फॉर FY23। सो ये भी एक 27% का इंक्रीज है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो घटते हुए लॉस के फिगर से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद कंपनी विल अचीव प्रॉफिट ऑन अ नेट बेसिस एज वेल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी शायद यहाँ पर कंपनी का आने वाले क्वार्टर्स में पॉजिटिव हो सकता है। हालांकि Q4 में कंपनी को एक बहुत बड़ा टेलविंड मिला था, सो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ऐसे जो चैलेंजेस है, ऐसे जो टेलविंड्स है, वो जब नहीं होंगे तो कंपनी के नंबर्स कैसे आते हैं। एक और रिजल्ट आया था सैटरडे को, एंड दैट वाज अबाउट डीवीज लैब्स। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो करने वाला हूं। द वीडियो विल बी लाइव एट 11 AM टुडे, सो डू चेक दैट आउट, जहां पर हम डिस्कस करने वाले कि कैसे रहे डीवीज लैब्स के ओवरऑल FY23 के रिजल्ट्स, क्या क्या ग्रोथ लीवर्स है उनके सारे बिजनेसेस में, एंड इज इट अ टाइम टू बाय द स्टॉक। ये सारी चीजों की भी बात हम यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे। सो डू वेट फॉर 11 AM, जहां पर ये वीडियो लाइव होगा। स्टॉक मार्केट न्यूज का ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिए। इन्वेस्टयज्ञ.in आप चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिल सकते हैं बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स यज्ञ कूपन कोड यूज करने पर, YADNYA, ये कूपन कोड आपको यूज करना है टू गेट 30% डिस्काउंट एंड गेट अ फ्री ई लर्निंग कोर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।